हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज की वीडियो में हम करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा कि दुनिया जो थी वो अपने राजाओं से परेशान थी। इसीलिए फेडरिक स्यूरो ने एक सपना देखा कि पूरी दुनिया में जो है वो राजा लोग ख़त्म हो जाएंगे और एक नेशन बन जाएंगे, राष्ट्र बन जाएंगे, जहाँ पर हमारी द्वारा चुनी गई सरकारें होंगी। पेंटिंग के द्वारा बहुत कुछ समझाया गया था। नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना। ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ, हमने नेपोलियन के बारे में भी पढ़ा था कि ये दिखाया गया था कि भाई जो फ्रांस है वो आज़ाद हो गया है। अब नेपोलियन जो है फ्रांस से क्या कर रहा है, वो जगह जगह अलग अलग देशों में जा रहा है। उनको लिए भी वो ये चाह रहा है कि वो लोग भी अपने राजाओं से आज़ाद हो जाएं और इस तरीके से। लेकिन क्योंकि उसके हाथ में पावर आती जा रही थी, वो जीतता जा रहा था, तो लोगों को जो है वो शुरुआत में वो बहुत अच्छा लगता है, पिक्चर का हीरो बन जाता है और उनको लगता है कि भाई आ गया हमारा, वो कहते हैं ना, गरीबों का देवता आ गया, मसीहा आ गया। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आता है कि नेपोलियन जो है वो सेंसरशिप लगा रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा रहा है ना, तो लोग उससे परेशान होने लगे। बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने लिखनी है अपने एग्जाम में कि हम लोग क्यों परेशान हो गए थे, उससे क्यों पहले उसका स्वागत किया, बाद में क्यों परेशान हुए। अब हम आते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पे। ठीक है, यहाँ हमारा सेकेंड नंबर वाला जो पार्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there was no nation state as we know them today. अगर हम मैप देखें ना, आप देखना सच में गूगल पे करके देखिए, मिड-18th सेंचुरी का मैप देखिए यूरोप में। ठीक है, आप उसमें आप ये देखिए कि नेशन स्टेट जो हमें आज बाउंड्रीज दिखाई देती हैं, है ना, मान लो कि हमारे कोई ऐसे हमारा भारत या फिर कोई भी भारत नहीं, अमीबा लग रहा है तो बेचारा। ठीक है, तो मतलब अलग अलग नेशन स्टेट जो हमारे आज बने हुए हैं, जिनकी बाउंड्रीज हैं, जिन पे गवर्नमेंट है, ऐसे थे नहीं। पहले तो क्या होता था, ये राजा है, ठीक है, ये राजा है, ये राजा की मान लो ज़मीन है, राजा बोलता मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा को रात को लगा कि यार ना, मैं कल ना इस साइड अटैक करूँगा और मुझे ये वाली टेरिटरी चाहिए। जीत गया तो जीत गया, नहीं तो इस साइड वाली टेरिटरी भी राजा के हाथ की बजाय इस वाले राजा के हाथ में चलेगी। ऐसे ही तो होता था। बहुत ही स्पेसिफाइड थोड़ी है कि भाई राजा का मन किया यहाँ समुद्र पार जाएंगे और यहाँ पर जो इस पर अटैक कर देंगे, कर देता था। अगर जीत गया तो फिर राजा का हो गया ये। तो अब ना नक्शे तो ओबियसली बदलते रहते होंगे तब तो ज़्यादा, लेकिन नेशन स्टेट जैसा जैसा आज है कि सरकार है, हमारी प्रॉपर बाउंड्रीज हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होता था तब। ठीक है, वॉट वी नो, हम क्या जानते हैं टुडे एज जर्मनी को, इटली को, स्विट्ज़रलैंड को, वो डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। जो पता है, जो जर्मनी हमें पता है कि आज ये जर्मनी वाली जगह, मान लो ये जर्मनी है, तो ये जो जर्मनी थी ना पहले 300 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पता है, नेपोलियन ने आके इसको 39 पार्ट्स में किया था। इतने छोटी प्रिंसली स्टेट्स बने हुए थे, मतलब जगह जगह एक, यहाँ कोई अलग शासन कर रहा है, यहाँ कोई अलग। जर्मनी ही नहीं था। ठीक है, इटली भी 4 भागों में बटा हुआ था। स्विट्ज़रलैंड, ये सब अलग अलग किंगडम्स है ना, राजाओं के वाले में या फिर डचेस में या फिर कैंटन्स में, इन जगहों को बोलते थे एक तरीके से, है ना, तो इसमें बटे हुए थे ये। हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरीज। अब जो यहाँ के राजा वाजा थे उनके पास होती थी बहुत सारी टेरिटरी, है ना। ऑटोनॉमस का मतलब एक तरीके से मतलब जैसे कहते हैं ना, उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी जो है वो ज़मीनें होती थी। ठीक है, तो वहाँ पे राजा जो है वो शासन किया करता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ये जगह जर्मनी है, नहीं। मैं राजा का शासन ये वाली जगह पे तो बोलेगा ये मेरी जगह है, ये बोलेगा मेरी जगह है, ये मेरे, ऐसे करके जर्मनी 300 भागों में था। ठीक है, और इटली भी 4 भागों में बटा हुआ था। मतलब और भी बहुत सारे भाग थे, उसके भी तो छोटे मोटे टुकड़े तो थे ही थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करते हैं, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करते हैं, वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्की। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज मतलब निरकुंश राजाओं के हाथों में थी ये जगहें। ठीक है ना, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज क्या होती हैं, मतलब जहाँ पर बिल्कुल उन्हीं का ही शासन चलता हो और उन्हीं के हिसाब से चलता हो, बिल्कुल उनके किसी काम को छीना हो। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, और क्या रहते थे वहाँ पर, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। एक राजा के अंडर में तो होता है ना, मतलब ये राजा है और इसके अंदर में इतनी बड़ी प्रजा है, तो हो सकता है कोई और भाषा बोलते हो, ये हो सकता है किसी और ढंग के कपड़े पहनते हो, ये कुछ और चीज़ें खाते हो, ऐसे ऐसे करके बड़े अलग अलग टाइप के लोग जो थे इस ऑटोक्रेटिक मोनार्क के अंडर में रहते थे। इसके मतलब इतने सारी अलग अलग मोनार्कीज थी, उनके अंडर में रहते थे, अलग अलग राजा थे, अलग अलग टेरिटरीज थी, राइट। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. इन लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसे ये वाला है या ये वाले लोग हैं या ये वाले ग्रुप हैं या ये वाले ग्रुप हैं, जिनके अंदर ना कोई कॉमन कल्चर हो या फिर ये कॉमन भाषा बोलते हो। कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, और कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होगी ना तो फिर आप अपने आप को अलग समझोगे, ये अपने आप को अलग समझेंगे, ये अपने आप को अलग, ये अपने आप को अलग। तो लोग अपने आप को ना एक ही नहीं समझते थे। मैं मान लो कि आज भारत ना होता
ठीक है, पहले हुआ करता था ना ऐसे कि भाई एक प्रांत के लोग हैं वो बिल्कुल ही अलग ही रह रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं दूसरे प्रांत में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही होता था। तो कलेक्टिवनेस होनी बहुत ज़रूरी होती है। उसी के लिए तो हमने पढ़ा था ना फर्स्ट पार्ट में, फ्रांस के लोग क्या कर रहे थे कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए, ला पेत्रे सिटियोन की तुम्हारे पिताजी की ज़मीन है, तुम यहाँ के नागरिक हो। फिर फ्लैग बनाया लोगों में, उनके अंदर फीलिंग डालने के लिए। लैंग्वेज पे काम किया गया कि सबकी लैंग्वेज एक कर दी बिल्कुल, है ना, कि सबको फ्रेंच बोलनी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की गई जिससे लोगों को कलेक्टिवनेस की फीलिंग आए। तो अब ये बता रहे हैं कि भाई लोगों में कलेक्टिवनेस थी ही नहीं कुछ। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अक्सर तो हम देखते थे कि ये लोग जो थे अलग अलग भाषा बोलते थे एंड बिलोंग करते थे टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को। एथनिक ग्रुप्स मतलब जातीय समूह, इनकी जाति अलग, इनकी जाति अलग, इनकी जाति अलग, इनकी जाति अलग, जाति अलग, भाषा अलग, है ना। तो क्या ही कलेक्टिव मतलब कल्चर अलग, है ना, रहने का तरीका, खान पान का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, सब कुछ तो अलग है। तो उन्हें क्यों लगे कि हम सब एक हैं, है ना, कोई फीलिंग ही नहीं आ रही थी। इवन अगर हम बात करते हैं द हैब्सबर्ग एम्पायर की, दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, अगर हम बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर की, फॉर एग्जाम्पल वॉज द पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स ऑफ पीपल। और वहाँ पर भैया इतने सारे अलग अलग प्रकार के डिफरेंट पैच वर्क नहीं होता। जैसे मैंने एक ड्रेस बनाई, ये यहाँ से फट गई तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक पैच लगा दिया। फिर यहाँ मान लो यहाँ से हो गई तो एक पैच लगा दिया। अरे मैं तो ऐसी ड्रेस ना पहनूँ रे, ठीक है, लेकिन आप मान लो, ठीक है, इसको तो ऐसे पैच वर्क टाइप, मतलब यहाँ कोई और लोग रह रहे हैं, यहाँ कोई ऐसी और टाइप के लोग रह रहे हैं। तो ऐसी ऐसी हो गई थी ये जगह, हैब्सबर्ग जो है हमारा एम्पायर है, साम्राज्य जो था वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स, बड़े डिफरेंट पीपल रहते थे। तो इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, द ऑस्ट्रिया एंड स्टूडेंट लैंड as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly जर्मन स्पीकिंग। तो यहाँ पर क्या था, मतलब प्रीडोमिनेंटली मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वहाँ पे जर्मन भाषा बोलते थे। कुछ छूटा तो नहीं है ना पीछे से, नहीं। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थी, जो वहाँ पर लोग इटली बोलते थे, वो इटालियन भाषा बोलते थे। कौन सी थी, लोम्बार्डे हो गया या वेनेटिया हो गया। अगर हम बात करें इन हंगरी, हाफ ऑफ द पीपल जो थे वो बोलते थे कि मैग्यार। वाइल अगर हम दूसरे हाफ लोगों की बात करें तो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, यानी कि बोलियाँ, है ना, जैसे हरियाणवी बोली, राजस्थानी बोली, ऐसे डायलेक्ट्स अलग अलग बोलते थे। अगर हम बात करें गिलेसिया की, द एरिस्टोक्रेसी जो थे, जो बड़े अमीर वाले लोग होते थे ना, बड़े, है ना, रईस ज़्यादा जो होते थे, या रईस जो फैमिलीज होती थी, वो पॉलिश भाषा बोलती थी, बड़ा उन्हें गर्व था। यहाँ तो मैं ये बता रहे हैं कि यूरोप में अलग अलग जगह लोग अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, है ना, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। कहीं जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, कहीं इटालियन स्पीकिंग लोग हैं, है ना, और कहीं जो है वो पॉलिश भाषा बोल रहे हैं कोई लोग ना। यहाँ पर जो है वो गैलिसिया वगैरह में, है ना, अलग भाषा बोली जाती, मतलब अलग अलग ये चीज़ें हमें अलग करती तरीके से। तो इस तरह का कुछ बटा बटाया सा हिसाब किताब था, ठीक है। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी पीपल जो बोलते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे भाई, वो बोलते थे पॉलिश भाषा। बिसाइड्स दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स थे। डोमिनेंट मतलब जिनकी चलती है एक तरीके से। दर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। ये रहते थे बाउंड्रीज में, एम्पायर की बाउंड्रीज के अंदर अंदर, है ना। अ मास ऑफ सब्जेक्ट थे, बहुत सारी जो भीड़ थी, बहुत सारी जो प्रजा थी। सब्जेक्ट मतलब प्रजा, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। पीपल ऑफ बोहेमास एंड शेवलॉक टू द नॉर्थ, मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो क्या थे, पीजेंट्स थे। A mass of subject peasant peoples, Bohemians and Shalvoks to the north, Solovens in Carnolia, and Crotates to the south, and Romans in the east, and ट्रांसल्वेनिया। अब ये ना याद कर लेना भैया, इस स्पेलिंग सही थी कि इनकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी डिफ़िकल्ट सी है, ठीक है। तो बोहेमिया हो गया, स्लोवॉक हो गया, स्लोवेंस हो गया, कार्नियोला हो गया, क्रिएट है, ट्रांसल्वेनिया हो गया, राउमन हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब सच डिफरेंस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब इतने सारे तो इनके अंदर डिफरेंस हो गए, ठीक है। अब इसकी वजह से फिर इनके अंदर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं आ रही थी, मतलब सब तो अलग ही भाषा ही बोल रहे हो, कल्चर अलग है, खान पान अलग है, सब तो अलग अलग है, तो फिर यूनिटी नहीं थी इन लोगों में। द ओनली टाई, बस लोगों में क्या चीज़ एक थी, दीज डाइवर्स ग्रुप में टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस टू दी एम्परर। हम सबका राजा क्या है, राजा के प्रति निष्ठा थी इन सबकी, कि हम सबका राजा एक है, बस यही एक चीज़ थी इन लोगों के बीच में, ठीक है, कि इन सबका राजा जो है वो एक है। हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो फिर इन्हें क्या यहाँ से आया, है ना, राष्ट्र बनाने का आइडिया, नेशनलिज्म की भावना, हमारा देश, है ना, हमारे लोग, हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए भाईचारा, यही सभी तो होता है नेशनलिज्म, अपने देश के प्रति प्यार,
लोग तो किसको प्यार कर रहे हैं, प्यार भी क्या कर रहे हैं, मतलब उनकी तो सारी निष्ठा राजा है। ये इस वाले राजा को कोई मार देगा तो जो अगला जीत के आता था उसके प्रति निष्ठा हो जाती थी उनकी। वो राजा के प्रति निष्ठा रखते थे, ना कि अपनी ज़मीन, अपने देश के प्रति। ठीक है, तो फिर ये भावना कहाँ से आई? पहले ये बताया गया तुम्हें, यूरोप में अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें खाते हैं, अलग अलग टाइप का उनका कल्चर है, अलग लैंग्वेज बोलते हैं। और इसी वजह से क्या है कि वो इतने बटे हुए थे कि उनके अंदर कोई यूनिटी नहीं थी। अगर हम कलेक्टिव या कॉमन चीज़ की बात देखें तो वो इनका राजा बस एक कॉमन होता था। अब हमें आगे ये बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से आया द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। फिर क्या आते हैं? अच्छा, इसके पीछे ना यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको डिस्कस कर लो फटाफट से। 1797 में क्या हुआ था? नेपोलियन ने क्या किया था? इन्वेड किया था, मतलब एक तरीके से घुस गया था, आक्रमण किया था इटली पर। नेपोलियनिक वॉर वहाँ से शुरू होती है। 1814 और 1815 की बात करें तो फॉल ऑफ नेपोलियन, बेचारा नेपोलियन हार गया था और वेनिया में पीस सेटलमेंट हुआ था। मतलब कि नेपोलियन जब हारा होगा, पहले फ्रांस में सब कुछ हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, नेपोलियन गया फ्रांस से अलग अलग जगह क्रांति करने, राजाओं को हटाने, बहुत सारी जगह जीता। फिर राजा लोग परेशान हो गए और उन्होंने क्या किया? नेपोलियन को हरा दिया। यहाँ नेपोलियन हारा तो वेनिया में एक मीटिंग होती है, एक जगह है, वहाँ पर एक पीस सेटलमेंट होता है कि वे शांति कैसे रखी जाएगी। फिर यहाँ पर क्या आता है? 1821 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीक में भी स्ट्रगल हुआ था, वहाँ पे भी इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, सबको आज़ादी आज़ादी आज़ादी, ये तो सब जगह छा गया। और 1848 की बात करें तो रेवोल्यूशंस इन यूरोप, आर्टिशंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पीजेंट्स, सब ने रिवॉल्ट किया था। 1848 में बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप। लोग परेशान थे, भूख गरीबी से मर रहे थे। मिडिल क्लास भी डिमांड कर रही थी कि भैया क्या चाहिए हमको? मिडिल क्लास पढ़ी लिखी आ गई थी, अब कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, है ना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए। इवन इटालियंस, जर्मन्स, मैग्योर्स, पोल्स, सारे के सारे जो थे वो नेशन स्टेट की मांग कर रहे थे। अब अगर हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट डेट, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ था? यानी कि इटली भी बहुत सारे भागों में इस तरह से कुछ बटा हुआ था, इसको यूनिफाई करके पूरा इटली बनाया गया था 1859 से 70 के बीच में। जर्मनी जो कि 300 टुकड़ों, 300 के बाद जब नेपोलियन आया तो 39 टुकड़ों में बटा हुआ था। यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का 1866 से 1871 के बीच में। और 1905 में ये हुआ था स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्सेस इन दी हैम्सबर्ग ऑटोमन एम्पायर में। सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ जस्ट एक इंट्रो था, यहाँ पर दिया हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन वर्ग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुलीन वर्ग? खूब अमीर वाला वर्ग जो होता था, एरिस्टोक्रेसी वाला वर्ग। और न्यू मिडिल क्लास, अब आती है नई मिडिल क्लास। पहले क्या होता था? या तो बिल्कुल ही अमीर लोग होते थे या तो बिल्कुल ही गरीब लोग होते थे, बेचारे किसान विसान, है ना, ये सब होते थे। और दूसरी तरफ क्या होते थे? राजा, पादरी, पोप, ये लोग बड़े अमीर वाले लोग होते थे, है ना। तो सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ज़मीन के मालिक कुलीन वर्ग, है ना, जो अमीर, जिनके पास खूब ज़मीनें होती थी, वो थी द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर इनकी चलती थी, है ना, पैसा जिस पे होता है उसकी चलती है। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। अब यहाँ के लोग जो थे उनमें कॉमननेस क्या थी? तरीका रहने का, है ना। अमीर लोग सारे एक ही जैसे तो रहते हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े अच्छे घरों में रहते हैं, घर बड़े साफ सुथरे सजे होते हैं, नौकर चक्कर होते हैं, तो कॉमन वे ऑफ लाइफ होता है इनका, गाड़ियों में चलते हैं। दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं आगे। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड। और इनकी क्या होती थी भाई? इनकी ज़मीनें होती थी कंट्री साइड में। कंट्री साइड बोले तो जो गांव वगैरह की जगहें होती हैं ना, दूर दराज की जो इलाके होते हैं, तो वहाँ पे इनकी क्या होती थी भाई? इनकी ज़मीनें हुआ करती थी कुलीन वर्ग की। फिर से बताऊँ, देखो, सामाजिक और राजनीतिक रूप में जो ज़मीन के मालिक कुलीन वर्ग थे ना, वो यूरोपीय महाद्वीप में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। और इस वर्ग का एक सदस्य, इस वर्ग के जो सदस्य थे, एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, मतलब उनकी जो रहने के तरीके थे वो बिल्कुल एक ही जैसे थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। मतलब क्षेत्र का विभाजन, मतलब चाहे यहाँ पर रह रहे हो चाहे यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन अगर ये भी कुलीन है ये भी कुलीन है, तो ऑलमोस्ट लाइक दे लिव इन सेम वे, राइट। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड। और इनके पास होते थे बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, स्टेट्स होते थे, है ना, जागीरें होती थी। और टाउन हाउसेस होते थे, वो दिखा ना पिक्चरों में, बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं ना, वही इनके पास हुआ करती थी। टाउन हाउसेस हुआ करते थे इन लोगों के पास, मतलब शहरी हवेलियाँ, जैसे शहर में बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं। दे स्पोक फ्रेंच एंड फ्रेंच भाषा ये बोला करते थे। एंड पर्पस
क्या था इनका बोलने का, ऑफ डिप्लोमेसी, राजनीतिक इनके पर्पस होते थे, एंड इन हाई सोसाइटीज़, और ये हाई सोसाइटीज़ में भी इस भाषा को बोला करते थे, मतलब राजनीतिक कार्यों के लिए। और उच्च वर्गों के बीच, उच्च वर्ग का मतलब हाई सोसाइटीज़ के बीच में ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। मतलब फ्रेंच इन्हें ऐसी लगती थी कि वाओ हम बहुत अमीर हैं, है ना, हम फ्रेंच भाषा का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में कोई इंग्लिश बोलता है तो हमें फील होता है कि यार वाओ इंग्लिश बोल रहा है ना। मतलब अगर एक बंदा ना बहुत ही फ्लुएंट इन इंग्लिश होगा तो हम उसे गरीब तो वैसे ही नहीं समझेंगे, हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि यार ये अच्छे घर का बंदा है क्योंकि फटाफट इंग्लिश बोल रहा है, राइट। ऐसा ही कुछ फ्रेंच भाषा को लेकर था उस समय। अब द फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस। अब अमीर है, अमीर तो अमीर के घर में शादी करता था, है ना, ऐसा तो है नहीं बेचारे गरीब की लव मैरिज हो जाती होगी तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन यूजुअली ये लोग शादियाँ कहाँ करते थे, अपनी ही अमीर अमीर के यहाँ शादी कर लेते थे। तो इनके जो टाइज रहते थे मैरिज के द्वारा कनेक्ट रहते थे, एक तरीके से ये कहना चाहिए टाइज ऑफ मैरिज, मतलब एक तरीके से कनेक्टेड रहते थे मैरिजेस के द्वारा। द पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली इन ए स्मॉल ग्रुप। अब देखो भैया अमीर लोग तो हर ही सोसाइटी में कम ही होते हैं। द मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी थी, वॉज मेड अप बाय द पीजेंट्री। तो ज़्यादातर तो लोग कौन थे, वो तो किसान थे, है ना भाई। कहीं पे भी देखो आज हमारी सोसाइटी ही देख लो आप, अमीर लोग ऑब्वियसली गिनती के होते हैं, मतलब कम होते हैं, और गरीब तो छाए हुए हैं। आप जिधर चले जाइए आपको गरीब पीजेंट्री किसान विसान सब मिल ही जाएंगे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स। अगर हम बात करें वेस्ट साइड में यूरोप के, तो वहाँ पर टेनेंट्स यानी कि किराए पे ज़मीनें लेके जो काम करते थे ना, किराएदार टाइप वो होते थे, और स्मॉल ऑनर्स होते थे, छोटे छोटे ऑनर्स होते थे ज़मीनों के। जबकि वाइल इन ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट की या फिर सेंट्रल यूरोप की जो पैटर्न था फॉर लैंड होल्डिंग वॉज करेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट। बड़ी बड़ी जागीरें होती थी, है ना, और वह कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। और एक मान लो कि भाई साहब ये बड़ा सी जागीर है जिस पे कौन काम कर रहे हैं, सर्व्स काम करते थे, ऐसे बेचारे सर्व्स काम करते थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्व्स, सर्व्स कौन होते थे कि ये होते थे बिल्कुल ही मतलब दास जिसे कहते हैं ना, भूमि के दास, दास बना के उनसे काम करवाया जाता था। पूरा पूरा दिन आप काम करो आपका, है ना, बस इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं मतलब ये दिखा रहे हैं यूरोप में अब अलग अलग कैसे ज़मीनें कैसे हैं, जायदाद किन तरफ ज़्यादा लोगों के पास थी, ज़मीनें किसके पास थी, लोग कैसे रहते थे। अगर हम बात करें इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप की, बीच वाले यूरोप का जो वेस्ट वाला पार्ट होगा, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें, द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन हो रहा था उसकी जो ग्रोथ हो रही थी और जो व्यापार हो रहा था, मिंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। अब देखो अगर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो ट्रेड व्यापार में ग्रोथ होगी, ग्रोथ व्यापार में होगी तो टाउन की भी ग्रोथ होगी, एंड द एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास। अब उसके अंदर कौन कमर्शियल क्लास भी मिल गई, कमर्शियल मतलब व्यापारी जो लोग होते हैं एक तरीके से, है ना, वो वाली क्लास भी आ गई। whose existence was based on the production for market। और उनकी एग्जिस्टेंस क्या थी, उनका अस्तित्व क्या था यहाँ पर, किस चीज़ पर बेस्ड था, वो किस लिए थे वहाँ पर, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। जितना प्रोडक्शन होगा मार्केट में उसके हिसाब से उनकी एक्सिस्टेंस थी, वो वहाँ थे इसलिए क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज़ आ गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता बिगिन हुआ था इंग्लैंड में इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ वाले पार्ट में, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ लगनी शुरू हुई। अब यहाँ पर देखो नया मिडिल क्लास आएगा, न्यू मिडिल क्लास क्यों आएगा भाई, पहले तो होते थे बिल्कुल ही अमीर लोग और बिल्कुल ही गरीब लोग, ठीक है। लेकिन अब इंडस्ट्रीज़ लगी, फैक्ट्री लगी, गांव-गांव से लोग आने लगे, आए, इन्होंने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, इनको थोड़े थोड़े पैसे मिलने शुरू हुए, पैसे मिले, इन्होंने अपने बच्चे स्कूल भेजने शुरू किए, बच्चे थोड़े पढ़ लिख गए और बना एक बीच का क्लास, फिर थोड़ा व्यापार करने लगे और धीरे धीरे इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। बट इन फ्रांस अगर हम बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट में इट अकर्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जर्मनी वगैरह की तरफ अगर हम बात करते हैं, उन पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे लेट हुआ था, मतलब पहले कहाँ हुआ था, इंग्लैंड की साइड, बाद में कहाँ हुआ था, जर्मन साइड कब हुआ था, 19th सेंचुरी में। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स, अब एक नया सोशल ग्रुप निकल कर आया, केम इन टू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, है ना, जो अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रही है, कोई क्लर्क भी होगा, कोई और पोस्ट पे भी होगा, फिर वो लोग पढ़ लिख जा रहे थे, थोड़े थोड़े पैसे ज़्यादा कमाने लगे थे ना, भूदास बन के आप कितना ही कमा लोगे, इंडस्ट्री में काम करके कम से कम उससे तो बेटर ही कमा रहे होगे ना। अब आ जाता है कि मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट बने, फिर लोग वहाँ पे बिजनेसमैन आए, प्रोफेशनल्स आए,
इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, थोड़े कम थे टिल लेट 19th सेंचुरी. इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस. द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी. अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे क्या हो रहा था, ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था. नहीं. अब इसके बाद क्या होता है, अगर हम सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो ये ग्रुप जो थे छोटे थे नंबर्स में, है ना, टिल 19th सेंचुरी तक. तो इट वाज अमंग द एजुकेटेड. ये किन लोगों के बीच में थे, मतलब इसमें क्या था, ये एजुकेटेड लोग थे. अच्छा, अब बता रहे कि इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस. द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी जो थी फॉलो कर रही थी एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज के बाद. अगर हम बात करें कि जो कुलीन, जो अमीर लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे ना, उनकी समाप्ति के बाद, उसके एंड के बाद शिक्षित जो थे और जो उदारवादी थे, लिबरल्स थे, वैसा मध्यम वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार जो थे वो काफ़ी लोकप्रिय होने लगे. देखो, कुलीनों के विशेष अधिकार खत्म हुए, उन्हें बहुत ज़्यादा अधिकार खत्म हो रहे थे. तो जो पढ़े लिखे लोग थे और जो लिबरल मध्यम वर्ग थे, जो लिबरल सोच रखते थे और मिडिल क्लास के लोग थे, उनके बीच में राष्ट्रीय एकता के विचार जो थे वो ज़्यादा पॉपुलर होने शुरू हो गए थे. ठीक है, ये चीज़ है. अब नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. तो क्या समझ रहे हो, लिबरल नेशनलिज्म मतलब क्या, लिबरल कौन, उदारवादी, जो थोड़ा बड़ा, जिसकी सोच थोड़ी खुली हो. कंजर्वेटिव कौन, जिसकी सोच थोड़ी कम हो, थोड़ी छोटी हो. जैसे मान लो कि किसी के दादाजी, हम बोलेंगे कंजर्वेटिव है, मतलब क्या, वो चाहते हैं कि भाई बहुएं जो है बिल्कुल पल्ले में रहेंगे, घर के अंदर रहें, लेडीज़ को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो कंजर्वेटिव सोच है. आप वहीं, मतलब पिताजी क्या है, अब जो है वो लिबरल है. लिबरल मतलब ठीक है यार, जीन्स पहनो, नौकरी करो, पढ़ो लिखो, थोड़े लिबरल सोच वाले, थोड़ी खुली सोच विचारधारा वाले, राइट. सो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म. अब यहाँ से नेशनलिज्म से क्या मतलब है वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे. तो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन 18th सेंचुरी यूरोप वॉज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म. तो यूरोप में जो 19वीं सदी के शुरुआती दशक थे ना, शुरुआती के 10 सालों वाला जो दशक, मतलब 10 साल वाले जो पीरियड्स थे, उसमें राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे. राष्ट्रीय एकता से संबंधित मतलब राष्ट्र की एकता से संबंधित विचार, जो थॉट्स लोगों के दिमाग में आते थे वो लिबरल थे. एक तरीके से उदारवाद से जुड़े हुए थे, लोग लिबरल तरीके से सोचते थे. क्या मतलब होता है इस लिबरलिज्म का, तो ये डेफिनेशन आ जाती है. द टर्म लिबरलिज्म जो है वो डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर से आती है, जिसका मतलब होता है फ्री, है ना. लिबर का मतलब फ्री. फॉर द न्यू मिडिल क्लास अगर हम बात करें तो अलग अलग लोगों के लिए, देखो, इकोनॉमिक लिबरलिज्म अलग पढ़ोगे, अभी पॉलिटिकल अलग पढ़ोगे. कॉमन मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का अलग ही मतलब है. जैसे मान लो कि एक बच्चे के लिए स्वतंत्रता क्या है कि उसको मम्मी खेलने भेजते हैं. एक लेडी के लिए स्वतंत्रता क्या है कि भाई उसको नौकरी करने की आज़ादी हो, अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी हो. ठीक है. और एक हस्बैंड के लिए लिबरलिज्म क्या है, बीवी उसको क्या कहे, उसको मोबाइल चलाने दे, आराम से उसको टीवी देखने दे और उसको बच्चे संभालने के लिए ना बोले. आई एम जस्ट किडिंग. ठीक है, लेकिन मतलब हर एक के लिए एक आज़ादी मतलब एक अलग ही चीज़ होती है ना. तो ऐसे ही यहाँ पर आएगा. तो मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. कि भाई हर इंडिविजुअल को इक्वल तरीके से देखा जाए, फ्रीडम मिले सबको, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, इक्वालिटी हो, मतलब लोगों के बीच में सब इक्वल हों लॉ के लिए, कानून के आगे सब बराबर हों. अगर हम पॉलिटिकली देखें तो वो किस चीज़ पर इम्फेसाइज करती है, पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, वो इम्फेसाइज करती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट पर. पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट बने, लोगों की सहमति से गवर्नमेंट बने. ये नहीं कि राजा या उसका बेटा राजा बन जाए, फिर उसका बेटा भी राजा बन जाए, फिर उसका बेटा भी राजा बन जाए. तो लिबरलिज्म कहाँ, क्योंकि यहाँ तो कोई कंसेंट है ही नहीं ना, हमारी तो कोई मर्जी ही नहीं चल रही. तो पॉलिटिकली अगर हम देखते हैं तो लिबरलिज्म का गवर्नमेंट के सेंस में मतलब आता है कि भाई कंसेंट से गवर्नमेंट बने. सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर हम बात करते हैं तो लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. लिबरलिज्म शुरू ही कहाँ से हो रहा है कि एंड हो रहा है ऑटोक्रेसी, राजाओं वाला निरंकुश शासन का अंत हो रहा है. और क्लर्जिकल प्रिविलेजेस जो चर्च वगैरह में जन्म के आधार पर जो उनको प्रिविलेजेस मिलते थे वो खत्म हो रहे हैं. अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट बने. यही बात तो सारी चल रही है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद से जो इतने भी लिबरलिज्म थे वो निरंकुश शासक और जो पादरी वर्ग था ना हमारा, ठीक है, उसको विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार के भी ये सब पक्षधर थे कि ये सब होना चाहिए, ऑटोक्रेसी खत्म होनी चाहिए, क्लरिकल प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, गवर्नमेंट जो बननी चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव्स के आधार पर बननी चाहिए. 19th सेंचुरी में लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड द इन
वायोबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19वीं सेंचुरी में भी क्या हुआ था कि इन्होंने इस बात पे भी मतलब कहा गया था कि भाई कानून के समक्ष जो है वो निजी संपत्ति जो है वो, उदारवादी कहते थे, निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल दिया। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व मतलब जिसकी संपत्ति है वो ही उसका मालिक हो, उसकी अनिवार्यता पे बल देते थे। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। फिर भी अगर हम बात करते तो कानून की नज़र में इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में बराबरी डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज के लिए ये सब चीज़ें नहीं चल रही थी। तुम्हें याद होगा, यू विल रिकॉल दैट द रेवोल्यूशनरी फ्रांस, जो भी क्रांतिकारी थे फ्रांस के, विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने कि लिबरल डेमोक्रेसी का पहला एक्सपेरिमेंट किया था, तो राइट टू वोट टू गेट इलेक्टेड फॉर ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। अब देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भैया जब आपने बात करी थी ना कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इक्वालिटी में लेकिन तब भी क्या हुआ था, लैंड जो आपको वोट देने का अधिकार दिया गया था उस समय, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, तो उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी में अधिकार किसको दिया गया था, राइट टू वोट किसे मिला था, केवल किसे, एक्सक्लूसिवली जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं आदमियों को मिला था, ना तो औरतों को ना तो गरीबों को। ठीक है, ये देखो सफरेज मतलब राइट टू वोट किसको दिया गया था, केवल उस समय कुछ ही चुनिंदा लोगों को मिला था राइट टू वोट। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन सबको एक्सक्लूड कर दिया गया था, मतलब किसी को भी नहीं मिला था फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। उन सबको तो पॉलिटिकल राइट्स कुछ दिए ही नहीं गए थे। ओनली अ ब्रीफ पीरियड, केवल कब ब्रीफ पीरियड मतलब केवल उतने से छोटे से पीरियड में मिला था एडल्ट मेल्स को, उन्होंने इन्जॉय किया था सफरेज को, यानी कि वोट देने का अधिकार को, जब बने थे जैकोबिन क्लब्स। याद करो जैकोबिन क्लब्स क्या होते हैं, वो छिप के रात को समाया नहीं करते थे लोग, जिसमें दिखाते थे कि वो राजा वाजा को हटाने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल कुछ ही पीरियड के लिए हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑल मेल्स थे उस समय उन लोगों को ही जो था वोट देने का अधिकार मिला था। फिर भी अगर हम बात करते हैं, द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस किया था उसने विमेन को टू दी स्टेटस ऑफ माइनर से। अच्छा, अगर हम बात करते हैं उस समय की जब नेपोलियन आया था, ठीक है, तो थोड़ा सा उस समय की भी याद कर लेते हैं। आप याद करो कि क्रांतिकारी जो थे फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, है ना। क्रांतिकारी जो थे फ्रांस में उदारवादी प्रजातंत्र का जब पहला प्रयोग हुआ तो अधिकार किसे मिले, संपत्तिवान पुरुषों को ही मिले थे। संपत्तिविहीन पुरुष जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जितनी भी महिलाएं थी, उनको राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा था। केवल थोड़े ही समय, जब जैकोबिन क्लब बना था उस समय जितने भी वयस्क पुरुष थे उनको, वयस्क मीन्स बड़े जो थे, उनको मताधिकार देने का अधिकार था। लेकिन नेपोलियन की जो संहिता आई थी, नेपोलियन कोड लिखा था ना, हमने पढ़ा था, पुनः सीमित मताधिकार वापस आया था उसमें। उसने महिलाओं को अवयस्क का लेकिन दर्जा दिया था। उन्हें क्या कहा था, उन्होंने सब्जेक्ट टू अथॉरिटी टू फादर्स एंड हस्बैंड, उन्होंने कहा था कि पिताओं और पतियों के अधीन है। उसने भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, अवयस्क, हम बच्चे कौन है, हम बच्चे नहीं मतलब आप बच्चे, अवयस्क को तभी तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। उसने महिलाओं को भी इसी कैटेगरी में रखा कि अवयस्क हैं ये, है ना, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। थ्रू आउट द 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टाइड मैन, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो वाले मैन, ये ऑर्गेनाइज करते रहे अपोजिशन मूवमेंट, डिमांड करते रहे अपने पॉलिटिकल राइट्स की। लिबरलिज्म में हम ये पढ़ रहे हैं कि लिबरलिज्म अलग अलग है लोगों के लिए। मिडिल क्लास क्या कह रहा है कि भैया बराबर रहने दो। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात है तो उसमें कह रहे हैं कि भाई सरकार जो सबकी सहमति से बात कर बननी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कॉमन पीपल में, तो फिर वो बोल रहे हैं कि हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। वोट देने का अधिकार जो होता है वो किसको मिला हुआ था, केवल अमीर लोगों को ही मिला था। केवल कुछ टाइम के लिए जो नेपोलियन वाला टाइम आया था उसमें मिल गया था सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार, लेकिन औरतों को तो तब भी नहीं मिला था। ठीक है, और अब ये बता रहे हैं कि भाई जो ये लोग थे ये आवाज़ उठा रहे थे बार बार, जो भी बाकी के पुरुष थे जिन्हें अधिकार नहीं मिला था या फिर जो औरतें थीं, तो इसके लिए चलाए जाते हैं। अगर हम बात करें लिबरलिज्म आगे, तो इन द इकोनॉमिक स्फेयर अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड लिबरलिज्म की बात करते हैं, तो स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, कि भाई मार्केट की फ्रीडम होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट की फ्रीडम, मैंने एक चीज़ बनाई 100 रुपये की, खर्चा मेरा लगा 100 रुपये का, मैं उसे बेचना चाहती हूँ 150 रुपये में। मेरा राजा है, राजा मुझे कह रहा है कि आप इस चीज़ को आप 75 रुपये में बेचो। अब भाई क्यों बेचूँ मैं 75 रुपये में, मेरा तो 150 रुपये नहीं लगे, अगर मुझे नहीं मिले मुझको तो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। माना मैंने 50 रुपये में उसमें लागत लगाई, 100 रुपये की लागत लग रही है मेरी, मैं 75 में कैसे बेच दूँगी। मुझे मार्केट की कोई फ्रीडम ही नहीं है, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है तो भी मैं मार्केट में फ्री नहीं हूँ, या फिर मुझे राजा से बेचने के लिए पूछना पड़ रहा है कि मैं इस इलाके में बेच लूँ, इस इलाके में बेच लूँ, इतना बेच लूँ। राजा ने कह दिया 50 पीस ही बेचने हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो मार्केट में फ्रीडम नहीं थी।
ठीक है। तो लिबरलिज्म, मार्केट वाले क्या चाहते थे कि भाई हम किस चीज़ में आज़ाद हो जाएं, व्यापारी के लिए आज़ादी, क्या व्यापार करने की आज़ादी, ठीक है। स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन हो जाए स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस का, कि भाई स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस क्या, यहाँ से यहाँ गए, एक पैसे आप दो, टैक्स दो भैया, फिर यहाँ से यहाँ ले जा ही नहीं सकते सामान को आप, रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, है ना, टैक्स लग रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, तो बोलते थे इस चीज़ को हटाओ। इस चीज़ के लिए मूवमेंट हुए थे, गुड्स एंड कैपिटल्स को मूवमेंट में बहुत दिक्कत आती थी ऐसे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी अगर हम बात करें, दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी, लिबरलिज्म खूब चिल्ला रहे थे। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का एक एग्जांपल लेते हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैज क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज अ कॉन्फेडरेशन, उसने संघ बनाया था 39 स्टेट का। देखो उस समय की बात बता रहे हैं, जब नेपोलियन ने ना ये जो 300 मैंने बताया था ना, जर्मनी 300 भागों में बटा हुआ था, तब नेपोलियन ने एक स्टेप लिया था कि उसको 39 प्रिंसिपैलिटीज़ में बना दिया जाए, ठीक है। उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। अब ईच ऑफ दीज जो थे पोजेस करते थे अपनी ओन करेंसी को, ठीक है, अपने वेट को, अपने मेज़र को। तो अब मर्चेंट जो ट्रैवल करता था इन 1833, अगर वो हैम्सबर्ग से चलता है टू द न्यूरमबर्ग तरफ जा रहा है सेल करने के लिए अपने गुड्स को, हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स उसको देने पड़ते थे एंड पे करना पड़ता था कस्टम ड्यूटी को, अबाउट 5% ऑफ ईच ऑफ देम। आप ना 100 रुपये का सामान बना के निकले, ठीक है, 100 रुपये का सामान बना के निकले, हैम्सबर्ग से निकले, न्यूरमबर्ग में गए, जगहों के नाम है, ठीक है, ऐसे याद कर लो, इतने कुछ डिफिकल्ट नहीं है सेल करने के लिए। आपको 11 जगह कस्टम ड्यूटी देनी है, यहाँ से यहाँ तक 11 जगह, और हर बार 5% देता जाना है ना। 105 मतलब 5 रुपये का खर्चा आ गया, फिर 5 रुपये का, ऐसे समझो 100 रुपये पे तो बार बार 5% सबको देंगे, तो आप क्या ही कमा लोगे। ड्यूटीज़ वर ऑफन लिव्ड लगाती थी अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजर्स के हिसाब से लगती थी ड्यूटीज़ ऑफ दीज गुड्स पे। एज ईच रीजन हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट, हर एक रीजन का अपना ही एक वेट का और मेजर का सिस्टम हुआ करता था। सब प्रॉब्लम्स बता रहे हैं उस समय क्या परेशानियाँ थी लोगों को। एंड दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अरे भाई अगर आप इस वेट से मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, 100 ग्राम है ये चीज़ या 1 किलो है ये चीज़ या 5 किलो है ये चीज़, कहीं उसी चीज़ का वेट मतलब एग्जैक्टली उतनी ही चीज़ का वेट कुछ और होता था, कहीं कुछ और, मेजरमेंट कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, तो यही सब चल रहा था, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं वॉज द एले। एले क्या होता है? पैमाना, जिससे आप नापते हो, ऐसे लंबा सा पैमाना नहीं होता, वो दुकान वाले भैया क्या आपने देखा होगा, है ना, तो वो विच इज़ ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ, उसकी डिफरेंट लेंथ ही होती थी। एंड एले ऑफ टेक्सटाइल मटीरियल ब्रॉड इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 554 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ दे रहा है। वहीं पर मिनाज में बात करें 55.1 सेंटीमीटर हो गया, उतना ही कपड़ा। न्यूरमबर्ग में बात करें तो वो 65.6 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम फेरीबर्ग में बात करें तो 53.5 सेंटीमीटर हो गया। मतलब अगर मेरा ना यही कपड़ा है ना, ये हर जगह जाके इस बेचारे की नाप चेंज हो जा रही है। मैंने इसे कुछ नहीं काटा, मैंने इसमें कुछ नहीं जोड़ा, लेकिन मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ 39 स्टेट्स में, तो वहाँ पे इसकी ना अलग अलग मेजरमेंट हो गई। तो फिर क्या होता है, फिर ये सब नेपोलियन ने अलग हटाया था, वेट एंड मेजरमेंट उसने फिर सेम किए थे। अभी आगे बताते हैं। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल। अब सारी इस तरह की कंडीशंस को कहा गया कि भाई ये तो ऑब्स्टिकल है, ये तो परेशानियाँ, ये तो बाधाएं हैं। किस चीज़ में? इकोनॉमिक एक्सचेंज में एंड ग्रोथ में बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस के द्वारा। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलॉन्ग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखो अगर आपको है ना चाहिए कि आप मतलब कहते हैं इकोनॉमी को सही करो उसको, तो फिर इकोनॉमिक टेरिटरी में अलाउ भी करना है, फिर आपको हर एक को आने देना है। अनहिंडर्ड मतलब उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए मूवमेंट ऑफ गुड्स में, पीपल और कैपिटल के लिए। तो फिर इसके लिए क्या हुआ? ज़ोल्वरेन बनाया गया। ज़ोल्वरेन बनाया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनो अच्छे से, क्वेश्चन आता है इस पर। 1834 में क्या हुआ? जब ये समझ में आया कि भैया ये इतने सारे 39 स्टेट्स हो गए, सबके वेट और मेजरमेंट अलग हो गए, 11 जगह कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है, फिर लोग परेशान है, व्यापार बढ़ नहीं पा रहा। अब ज़ोल्वरेन बनाया गया 1834 में। एक कस्टम यूनियन था ये, ठीक है, शुल्क संघ जो मतलब शुल्क लेता है वो, उसका एक ग्रुप समझ लो, और ज़ोल्वरेन ये फॉर्म किया गया एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया। किसने बनाया, किसने इनिशिएटिव लिया बनाने का? इनिशिएटिव कौन लेता है? जो काम करता है। किसने किया? पर्शिया ने। इसको ज्वाइन किया बहुत सारे जर्मनी वाले स्टेट्स ने, क्योंकि यही लोग तो परेशान हो रहे थे ना, यहीं तो बिजनेस नहीं हो पा रहा था। तो द यूनियन ने एबॉलिश किए टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, टैरिफ बैरियर्स उन्होंने एबॉलिश किए, समाप्त किए, एंड रिड्यूस करे नंबर ऑफ करेंसीज को ओवर 30 से 2। पता है करेंसीज भी अलग अलग, सोचो यार 39 जगहें है ना, 39 स्टेट, सबकी करेंसी अलग, वेट मेजर अलग,
है ना, तो कितना मुश्किल होता होगा। और 5% देना, 11 जगह कस्टम ड्यूटी देना। तो इन्होंने क्या किया, करेंसी जो 30 तरीके की होगी उसे 2 तरीके में कन्वर्ट कर दिया। चलो बहुत आसान हो गया। द क्रिएशन ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेलवेज, फिर फर्दर स्टिमुलेटेड मोबालिटी। फिर रेलवे आया। रेलवे तो आपको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। जहाँ भी रेलवेज आ जाते हैं वहाँ पे बहुत तेज़ी से व्यापार फैलता है, क्योंकि ट्रेन में भरो सामान और दूसरी जगह फटाक से ले जाओ। उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना, मोबालिटी बढ़ी। और फिर क्या होता है, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल। अच्छा, इस तरीके से मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नेशनल यूनिफिकेशन में मदद मिली। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, उसने स्ट्रेंथन किया, मतलब मजबूत बनाया वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को। और जो समय जो है वो ग्रो हो रही थी, मतलब एक तरीके से लोगों के दिमागों में नेशनलिज्म भर रहा था ना, हमारा देश, हमारा देश, देश देश देश। फीलिंग कैसे आया, पहले तो सब अलग अलग हो रखा था, अब ज़ोल्वेरिन आया, उसने जोड़ने की कोशिश करी ना। ज़ोल्वेरिन कोई बंदा नहीं है, ज़ोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन है, एक ग्रुप समझ लो, ठीक है, जिन्होंने एक काम किया। ज़ोल्वेरिन किसने बनाया, पर्शिया ने बनाया, उसने इनिशिएटिव लिया। ज़ोल्वेरिन को बनाने के लिए ऐसा थोड़ी पर्शिया अकेले बैठ गया, अकेले कोई देश के लोग ने बना लिया। बहुत सारे जर्मनी के अलग अलग जो है स्टेट्स के लोग भी आए, उन्होंने मिलकर ये सब किया और 1834 में ये सब कुछ हो गया। और इससे क्या हुआ, एकता वाली भावना आने लगी। अब आ जाते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब 1815 ज़ोल्वेरिन भी बन गया है। ये सारी कहानी हो गई, लोग एक्सचेंज करने लगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा। अब फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 1815 में ना बेचारे नेपोलियन भाई साहब अब मर गए, हार गए, ख़त्म, फिनिश। ओके, क्यों ख़त्म हो गए, बहुत सारे जो राजा थे ना अलग अलग इन्होंने कहा भैया ये ना, ये तो खा जाएगा हमें, खा जाएगा मतलब ये सब कुछ जीतता जा रहा है और अपनी चलाता जा रहा है, परेशान। इसके साथ हुआ बहुत बड़ा एक युद्ध और इसमें ये युद्ध में ये मारा गया, ख़त्म। 1815 में एक होती है हमारी चैप्टर में कहानी ख़त्म। अब ये ख़त्म तो आया कौन, कंजर्वेटिज्म आया। कंजर्वेटिज्म कोई बंदा नहीं है, सोच, ठीक है, उस सोच वाले लोग। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, नेपोलियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब यूरोपियन गवर्नमेंट तो वो जो थी उनके दिमाग में अब आया कंजर्वेटिज्म। फिर वही पुरानी मतलब इतनी लड़ाइयों के बाद फिर से कंजर्वेटिज्म, है ना। अब फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। कंजर्वेटिव्स क्या बिलीव करते थे, दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइकली द मोनार्की, चर्च, सोशल हेरिटेज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। इनका ये मानना था कि जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं स्टेट के, सोसाइटी के, जैसे कि मोनार्की, राजा वाला इंस्टीट्यूट चल रहा है, मतलब राजा है एक तरीके से, चर्च है, ये सब इन्हें इंस्टीट्यूशंस बोल रहे हैं वो, ठीक है, स्टेट सोसाइटी बोल रहे हैं पूरी, कि भाई मोनार्की सिस्टम चल रहा है या फिर चर्च वाला सिस्टम चल रहा है या सोशल हायरार्कीज़ है। सोशल हायरार्कीज़ मतलब जो पीछे से चली आ रही है हमारी, ठीक है, हायरार्की मतलब सामाजिक ऊंच नीच जो हमारे यहाँ चली आ रही है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, ये सब प्रिजर्व्ड रहने चाहिए। मतलब इसमें क्या है, ये आप चेंज करोगे, इसको कुछ नहीं चेंज होना चाहिए। चलो मतलब फिर से मोनार्की, यार देखो फिर से मोनार्की की बात कर रही हैं, फिर से राजा वाला शासन आ जाना चाहिए। इतनी मुश्किल से जो मतलब स्वतंत्रता मिली राजा से, फिर से आ गई। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज करते थे रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। हाँ, लेकिन ये तो ज़रूर था कि भाई ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे वो ये कहते थे कि हाँ नहीं भाई देखो, जो रेवोल्यूशन से पहले की कहानी थी वैसी तो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे नेपोलियन ने अच्छे काम भी किए हैं, उन्हें बनाए रखो वैसे ही। रादर दे रियलाइज़ करते थे फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन करता है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि मोनार्क को। पता है इन लोगों ने ये कहा, कंजर्वेटिव्स जो नए वाले आए अब, है ना, कंजर्वेटिज्म आया, इन्होंने कहा कि भाई देखो राजा वाली कहानियाँ चलने दो, चर्च वाली कहानियाँ चलने दो, फिर से ऊंच नीच वाली कहानियाँ वो भी चलने दो, प्रॉपर्टी लोगों की अपने पास रहेगी, उनकी प्रॉपर्टी वो भी चलने दो, फैमिलीज़ जैसे हमारे यहाँ होती हैं फैमिलीज़ वैसे ही रहने दो, सोसाइटी को, ये सब तो है। लेकिन जो प्री रेवोल्यूशनरी था डेज थे, सब कुछ हम वैसा नहीं करेंगे जो पहले के राजाओं के टाइम पे होता था, बिल्कुल सब कुछ वैसा नहीं होगा। कि उन्होंने कहा, नेपोलियन ने काफ़ी कुछ अच्छा भी किया है, जो मॉडर्नाइजेशन है वो जो है वो स्ट्रेंथन करता है, भाई हमारे को ताकत भी देता है। जैसे अब हमारे दादाजी है ना, अगर अब दादाजी को लगे कि हाँ बिटिया अगर पढ़ने जा रही है और सब कुछ सही चल रहा है तो बिटिया को पढ़ने दो, तो उन्होंने क्या कहा, लेकिन बिटिया को किस में जाना है, सूट में जाना है। तो वो क्या कर रहे हैं एक तरीके से कि मॉडर्नाइजेशन को थोड़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मतलब कहना चाहिए कि वो ये तो चाहते हैं कि बिटिया आज भी सूट पहने, लेकिन हाँ ठीक है, मॉडर्नाइजेशन को थोड़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो स्कूल तो जाने तो ये सही है। तो ऐसे ही इन्होंने भी किया कि कुछ कुछ चीज़ें इन्हें
सही लग रही थी तो एक्सेप्ट करते चलते। तो उसने कहा यार ये चीज़ें तो हमारे देश को ना, हमारे मोनार्की को भी ना स्ट्रेंथन देगी, मतलब एक तरीके से मजबूती देंगी। तो इट कुड मेक स्टेट पावर मोर एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग बनाएगी, एक मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी जैसे हमारे IAS PCS ऑफिसर्स जो होते हैं ना, तो एफिशिएंट होंगे जितने ज़्यादा तो उतना अच्छा देश चलेगा। ऐसे एक डायनामिक इकोनॉमी, क्योंकि इसने बहुत सारी इकोनॉमी के लिए भी काम किए थे, नेपोलियन ने अभी बताया आपको, है ना। तो वो सब अगर हम करते हैं, या फिर उसने एबोलिशन किया था फ्यूडलिज्म का, है ना, सर्वडम मतलब दास जो भूमि पे काम करते थे उसका, तो वो सब अगर ख़त्म हो जाता है तो स्ट्रेंथन होता है हमारी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज यूरोप की, ये भी अच्छा चलेगा। तो इन सब चीज़ों को रहने दो। मतलब कंजर्वेटिव्स घूम फिर के ये था कि सब कुछ मत बदलो, जो अच्छा अच्छा है उसे एक्सेप्ट कर लो, जो हमें समझ नहीं आ रहा उसे मतलब उसको मत एक्सेप्ट करो, ठीक है। In 1815, representatives of European powers, Britain, Russia, Prussia, Austria, who had collectively defeated Napoleon, मिले विनय में। अरे बाप रे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1815 में विनय में एक मीटिंग होती है, सेटलमेंट करना है यूरोप का। नेपोलियन को मार दिया, ख़त्म। तो यूरोप तो बहुत कुछ बदल गया ना, वहाँ तो राजा वाजा तो सब हार फुहार गए थे। तो अब इन्होंने कहा कि अब दोबारा से नक्शा बनाना है, कौन सी जगह किसको मिलेगी, क्या करना है। वो तो चाह रहे थे ना कंजर्वेटिव्स की राजा को वापस बैठा दिया जाए। तो कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आता है, ऑस्ट्रियन चांसलर था ड्यूक मेटरनिच। इसने एक तरीके से ये लीडर बन के बैठा, कांग्रेस मतलब एक तरीके से मीटिंग, ठीक है। तो ये होस्ट करी थी मीटिंग, कहाँ हुई थी, विनया एक जगह है, वहाँ एक मीटिंग हुई। वहाँ ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिच, वो हेड था उस मीटिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग डेलीगेट्स मतलब लोग आए, ठीक है। कहाँ से आए भाई, ट्रिटी ऑफ वियना हुई थी, मतलब अलग अलग अपने अपने देशों से आए होंगे यार, ठीक है, यूरोप के। तो ट्रिटी ऑफ वियना हुई थी 1815 में, जब नेपोलियन मरा था। ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों हुई थी, फॉर अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। जो नेपोलियन के साथ वॉर्स हुई अलग अलग, नेपोलियन ने अलग अलग यूरोप में जगह जगह जाके वॉर करी, उसने जो भी चेंजेस किए उन्हें ख़त्म करना था, ठीक है। जैसे होता है ना कि अगर लेट सपोज हम आज कह दें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान वापस एक हो गए, वो जो जितनी भी सारी बीच की कहानी थी वो सब खत्म हो गई। तो उसे ख़त्म करने के लिए हमने मीटिंग बैठाई, सब वापस देश हमारा बड़ा हो गया, लोग खुशी के साथ वापस से वैसे ही रहने लगे। लेकिन यहाँ किसको बैठा रहे थे खुशी के साथ वापस, राजाओं को, ठीक है। कह रहे थे आप आइए वापस अपनी गद्दी संभालिए। ख़त्म नेपोलियन का चैप्टर। आप क्या होता है इसके आगे, द बर्बन डायनेस्टी जो थी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर बर्बन डायनेस्टी खत्म हुई थी। तो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, तब बर्बन राजाओं को मार दिया गया था। फिर वहाँ से भी कोई बचा ही होगा, फिर वापस से उनको दे दी गई उनकी पावर, रिस्टोर कर दी गई उनकी पावर। एंड फ्रांस लॉस द टेरिटरीज इट हैज़ एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। अब जितनी भी टेरिटरी पर नेपोलियन ने दौड़ दौड़ के लड़ के शासन किया था, अपने कब्जे में लिया था, उनको वापस उन्हें उनकी टेरिटरी दे दी गई, भैया ले लो, वापस लो, ठीक है। फिर से राजा बटाओ, मतलब इतनी सारी पिक्चर चली, हाँ अभी हमारी पिक्चर वापस से उन्हीं राजाओं तक आ गई। अ सीरीज ऑफ states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। अब ना क्या हुआ देखो, नहीं यहाँ पर नेपोलियन था ना फ्रांस का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि खूब जगह जगह जाके लड़ा, अपनी चलाई, और सब जगहों को उसने जीत भी लिया। लेकिन जब नेपोलियन को जब सबने मिलकर मार दिया, विनय में संधि हुई, तब इन्होंने कहा कि यार फिर से अगर फ्रांस से कोई इतना ही ज़्यादा ऐसा पावरफुल निकल आया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारी तो फिर से वही हालत हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि हम काम करते हैं, यहाँ पर ना अलग अलग स्टेट्स बना देते हैं, ठीक है। और इन स्टेट्स को बनाने का पर्पस यही होगा कि अपनी अपनी आर्मी बैठा देंगे कि इसके बाहर ना ये हमला करने की हिम्मत ना करे यहाँ से कोई, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि वापस से हमसे छीन ले ये। तो अब ये जो स्टेट्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कौन सा स्टेट बना था, अभी ये भी आपको याद करना है, ठीक है। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वर सेट अप टू द नॉर्थ साइड, जिन्हों ने अडॉप्ट किया था टू द प्रीडोमिनेंट इन द साउथ साइड। पर्शिया वॉज गिवन इम्पोर्टेंट नाइटेड टेरिटरीज मिली थी पर्शिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे, और वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल टू द नॉर्थन इटली। बट जर्मन कॉन्फेडरेशन में जो 39 स्टेट्स बने थे ना, है ना, 300 से 39 जो उसने किए थे, दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन, उसको नहीं टच किया। उन्होंने कहा ये 39 के 39 ऐसे ही रहने दो, इनको नहीं टच करते हैं। फ्रांस के आजू बाजू एक तरीके से क्या किया, अपनी अपनी आर्मियाँ बैठा दी होंगी स्टेट्स बना के, ठीक है। अब इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, ईस्ट में रशिया को पोलैंड वाला पार्ट दे दिया गया। वाइल पर्शिया वॉज गिवन, किसको मिला था, पोर्शन ऑफ सेक्सोनी,
पर्शिया वॉज गिवन द पोर्शन ऑफ, अच्छा सेक्सोनी का जो पोर्शन था वो पर्शिया को दिया गया। द मेन इंटेंशन यही थी कि रिस्टोर कर दें हम राजाओं को, मोनार्कीज को दैट हैड बीन ओवरथ्रोन, जिन्हें उठा के फेंक दिया, हटा दिया गया उनकी गद्दियों से नेपोलियन के द्वारा, एंड क्रिएटेड अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। सॉरी, कंजर्वेटिव रिजीम्स सेटअप हो गई थी 1815 में, वेयर वर ऑटोक्रेटिक। ये जो कंजर्वेटिव्स थे ना बड़े ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक कौन होता है वापस बताते हैं, निरकुंश, है ना। बिल्कुल ये सोचते थे कि जो हम कह रहे हैं ना वही माना जाए, है ना, जो हम माने हमें बोल दिया, हम पे कोई ना कोई और अपनी बात ना चलाए। तो दे डिड नॉट, जो कंजर्वेटिव्स थे, पूछा जा सकता है भी कैसे होते थे ये, तो ये दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, अपनी बुराई तो उन्हें पसंद ही नहीं थी। डिसेंट कोई इनसे असहमत हो जाए किसी बात पे वो इन्हें समझ नहीं आता था, और ऐसा होता था तो एंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ को तो बिल्कुल दबा देते थे दैट क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो भी वैधता को कहता था ना ये कंजर्वेटिव वाली गवर्नमेंट वैध नहीं है, सही नहीं है, गलत नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो एकदम फिनिश, ठीक है ना, इनको तो बिल्कुल दबा ही दिया जाता था। तो मोस्ट ऑफ देम इम्पोज करते थे सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन द न्यूज़पेपर। देखो डरने लगे थे ना भाई, पहले राजाओं, सॉरी शिट, हाँ पहले राजाओं वाला शासन था, ठीक है। राजाओं वाले शासन से क्या हुआ, मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, फिर नेपोलियन आया, सारे राजाओं को हटाया, अब कंजर्वेटिव्स आ गए। कंजर्वेटिव्स क्या कह रहे हैं कि भैया फिर से यही ना हो जाए, तो अब उन्होंने क्या कहा कि भाई लोग भड़के ना, उसके लिए न्यूज़पेपर में छापने दो कुछ नेशनलिज्म के बारे में, है ना, और बुक्स में, प्लेज में, सॉन्ग्स में, ठीक है, इन सब में कहीं कुछ नहीं छपना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छपनी चाहिए जिसमें रिफ्लेक्ट हो आइडिया लिबर्टी का या फ्रीडम का, ठीक है। यहाँ तक बात का समझ में आ रही है। अब आ गया जो एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं हटा दो, लोगों के दिमागों में नहीं आनी चाहिए वैसा कुछ भी। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नन लेस कॉन्टिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, तो मतलब ऐसा नहीं हो कि उससे लिबरल्स जो हैं फिर से इंस्पायर हूँ, तो लेकिन वो तो उनके दिमाग में चल रही थी। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नन लेस कंटिन्यू चल रही थी, इंस्पायर कर रहे थे उनके लिबरलिज्म को, दिमागों को, जबकि चाहे कंजर्वेटिव चाहे या ना चाहें, क्योंकि एक बार तो उन्होंने देख लिया ना स्वतंत्र होके। तो वन ऑफ द मेजर इशू जो टेकन अप किया गया था लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, वो क्या था, वो ये था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस। लिबरलिज्म वाले लोग कह रहे थे भाई प्रेस को तो फ्री करो, दिस इज़ नॉट राइट, है ना, ये तो कोई तरीका नहीं होता कि आप अपनी प्रेस, मतलब प्रेस को भी आप स्वतंत्रता नहीं दे रहे हो, हम अपने हिसाब से लिख ही नहीं सकते कुछ भी। नेक्स्ट आता है द रेवोल्यूशनरीज। अब क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए थे। देखो कंजर्वेटिव्स बहुत पावरफुल हो गए थे उस समय, और अब लिबरलिज्म वाले जो रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी लोग थे ना, जो चाह रहे थे आज़ादी आज़ादी आज़ादी, भैया ऐसे ही होता है, फिर वो अंडरग्राउंड हो गए। उन लोगों के लिए तो आतंकवादी हो गए एक तरीके से, तो ये लोग अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन अंडरग्राउंड होकर क्या चुप बैठने वाले थे? नहीं, आज़ादी तो चक ली थी ना, वो तो चाहिए, हटाना है राजाओं को, क्योंकि राजाओं को तो नेपोलियन के बाद वापस बैठा दिया गया। तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं चलेगा। तो सीक्रेट सोसाइटीज़ जो थी वो स्प्राइंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने लगे, ट्रेन करने लगे क्रांतिकारियों को, स्प्रेड करने लगे उनके आइडियाज़ को, फैलाने लगे। रातों को मिलते थे, पता है, अलग अलग क्लब बना लिए थे उन्होंने। टू बी रेवोल्यूशनरीज एट दिस टाइम का मतलब क्या था? रेवोल्यूशनरी कौन? अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स, ऐसे लोग जो कमिटमेंट करते थे कि हम राजाओं का विरोध करेंगे, हम इस मोनार्कियल फॉर्म का विरोध करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट हमारे द्वारा चुनी जानी चाहिए और हम बर्तब शासन करें। वो लोग ऐसा थोड़ी कि फिर से वही तो आप लोगों ने शुरू कर दिया। एंड एस्टैब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस, मतलब जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वियना की बात दोबारा से चली है, उसके खिलाफ ही लोग लड़ रहे थे एंड फाइट कर रहे थे फॉर लिबर्टी के लिए और अपनी फ्रीडम के लिए। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ, ये देखते हैं द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स को एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब इन लोगों के लिए तो क्या था, ये स्ट्रगल किस लिए कर रहे थे? ये कर रहे थे कि मोनार्कियल गवर्नमेंट को ख़त्म करो और फिर से वापस से फ्रीडम लाओ, ये तो उनके लिए। लेकिन क्योंकि कंजर्वेटिव्स ने खुलेआम नहीं करने दे रहे थे, तो फिर ये चिपचिप के कर रहे थे। एक बात करते हैं, यहाँ पर एक बंदा आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रांतिकारी है हमारा, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस थे ऐसे गुज़िप मसीनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, पिक्चर में आ रहा है। नेपोलियन वाला करेक्टर खत्म, अब आता है गुज़िप मसीनी। एक एक करके सबकी पिक्चर्स लगा लेना अपने कमरे में, याद हो जाएगी। वन सच इंडिविजुअल वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, इटली का
क्रांतिकारी है गुज़िब मसीनी, जिसका जन्म हुआ था जिनोवा में 1807 में। एमसीक्यू में आ सकता है। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, एक कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी क्या, जैसे रात को इस कमरे में मिल रहे हैं सीक्रेट सोसाइटी में, मतलब यहाँ पर अलग अलग लोग आ रहे हैं अलग अलग जगह से, सीक्रेट सोसाइटी है तो कार्बोनरी उस सोसाइटी का उन्होंने नाम रखा, उसका ये मेंबर बन गया। एज अ यंग मैन ऑफ 24, एक 24 साल का ही लड़का था गुज़िब मसीनी, बड़ा क्रांतिकारी था ये। ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल। एग्जाइल क्या होता है, जैसे रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया ना, ऐसे देश से निकाला मिल गया था इसको भी। क्यों मिल गया था? इन 1831 किस लिए मिला था? अटैम्प्ट किया था इसने रेवोल्यूशन लिगुरिया नामक जगह में, वहाँ पर इसने क्रांतिकारी होगी और क्रांति करेंगे तो आपको वहाँ की पुलिस उठाकर बाहर भेज दी देश से कि निकलो यहाँ से। ही सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या हुआ, फाउंड किया उसने 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, मतलब चुप बैठने वाला तो था ही नहीं, वरना इस हिस्ट्री की बुक में भी नहीं होता है ना। उसने 2 सोसाइटीज़ और बनाई, एक तो बनाई यंग इटली इन मार्सलिस में और दूसरी बनाई यंग यूरोप इन बर्न में। ठीक है, ज्वाइन कौन सी करती? कार्बोनरी। और उसके बाद 2 और उसने बना ली। ठीक है, उस मेंबर्स कौन थे भाई? तो यहाँ पर इन दोनों सोसाइटीज़ में आके मेंबर कौन मिलते थे, कौन लोग आते थे? जो यंग मैन, जवान लोग जो होते थे, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मन स्टेट्स के, सेम थिंकिंग रखने वाले कि इन्हें भी क्रांति चाहिए। इन्हें मतलब क्रांति नहीं करनी है, मतलब इन्हें क्रांति क्यों करनी है? क्योंकि इन्हें अपने अपने राजाओं को हटाना है और वापस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आनी है। ठीक है, तो मिज़ीनी क्या बिलीव करता था कि गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशंस, तो उसके मिज़ीनी के हिसाब से जो भगवान जी है ना, एक तरीके से नेशन जो है वो भगवान जी के द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। कहते थे ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्रीय मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, मतलब राष्ट्र तो होना ही चाहिए नेचुरली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा की टेरिटरी हो, तो वो ये मानता था। ठीक है ना। अब क्या होता है, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स। उसका मानना ये था कि इस तरीके से इटली, क्योंकि वो इटली का क्रांति करते हुए कहते थे इटली ऐसे पैच वर्क, मतलब यहाँ कोई और है ना, कोई और शासन कर रहा है, यहाँ कोई और कर रहा है, यहाँ कोई और कर रहा है, यहाँ कोई और, यहाँ पर कोई और, तो ऐसे कोई पैच वर्क में इटली पे शासन नहीं होना चाहिए, उसको यूनिफाई होना चाहिए, मतलब एक तरीके से एक कर दो ये इटली को। इट हैड टू बी फर्स्ट इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिकन। तो इटली को क्या करना चाहिए भाई, एक सिंगल यूनिफाइड हो जाना चाहिए, वाइडर अलायंस होनी चाहिए ऑफ नेशंस के। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, मतलब इस तरह की यूनिफिकेशन ही जो है वो इटालियन जो है वो लिबर्टी ला सकती है एक तरीके से। मतलब उसका यही था, घूम फिर के गुज़िब मसीनी ये चाहता था कि इटली बहुत सारे टुकड़ों में जो बटा हुआ है उसको यूनिफाई करो और वहाँ पे गवर्नमेंट बनाओ। ठीक है, समझ में आया? फॉलोइंग द मॉडल, इस तरह की मॉडल को फॉलो करके सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन, मतलब जो गुज़िब मसीनी की सोच थी, ठीक है, ऐसी सोच वाले लोग उसके पास आते थे मिलने के लिए, है ना, जो हमने बताया कि उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, वहाँ पे आते थे। अब जो लोग आके वापस अपने देश जाते होंगे तो वो लोग ने वहाँ पे सोसाइटीज़ क्रिएट करी। कहाँ कहाँ हुई? जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में। यहाँ भी लिबरलिज्म का आइडिया फिर फैला होगा बहुत ज़्यादा। मिज़ीनी जो था वो रेंटलेसली अपोजिशन कर रहा था मोनार्की का, राजाओं का वो विरोध कर रहा था और उसका विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स डरा दिया था, फ्रिटेंड कर दिया था कंजर्वेटिव्स को। मतलब बोल भैया लोगों को लगने लगा था कि ये जो है ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे ना, उनसे अंग्रेजी सरकार डर गई होगी ना उस समय की कि भाई अब बहुत तगड़ा बंदा है ये, इससे पंगा लेना हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे ही कंजर्वेटिव्स डरने लगे थे। तो मेटरनिच हमने पढ़ा था ना, ड्यूक मेटरनिच, उसने बोला था इसे मज़ीनी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। ये तो भैया हमारा सबसे बड़ा क्या है, ये तो दुश्मन है, एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर का। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे फिनिश होता है। थर्ड पार्ट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कोई प्रॉब्लम भी होती है तो भी। बाय बाय।